हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग जो चल रहा है हम लोगों का, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था, याद हो तो आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एमओटी का रिवाइज कर चुके थे, हाइब्रिडाइजेशन कर चुके थे, और उसके अलावा मैंने वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी आपको करा दिया था। तो लेसन तो ऑलमोस्ट बाइंड अप हो गया था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वगैरह हो गया, क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट भी हो गया है। तो मेजर पार्ट इस लेसन का हो गया है क्लियर। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा ट्विस्ट फॉर्म पढ़ेंगे। मींस आज का जो एपिसोड चलेगा उसमें जो भी छोटे मोटे पोर्शन बच रहे हैं उनको बाइंड अप करना है, और अगले जो एपिसोड में इसके अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में बनते हैं, वैसे तो मैंने करा दिए हैं, पर जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मेरे को करवाने। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग। अभी यहां पर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज का जो एपिसोड है वो मैं ले रहा हूं। तो उसमें सबसे पहले एक पॉइंट करवा रहा हूं मैं आपको, वो है बॉर्न हेबर साइकिल। पहला पॉइंट है अपना बॉर्न हेबर साइकिल, वो हम लोग देखेंगे। क्लियर। यहां तक किसी की स्पेशल और कोई डिमांड हो कि कुछ सर ये टॉपिक बाकी है या ये टॉपिक रिपीट करना है तो बोल सकते हो, मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट उसको आज बाइंड अप कर दूंगा। बॉर्न हेबर साइकिल का एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसको मैं सोडियम एग्जांपल ले रहा हूं, मैं NaCl के बेस पे इसको समझा रहा हूं। आप कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। तो सोडियम होता है Na, सॉलिड फॉर्म में होता है। Na को Na प्लस में बदला, पहले गैस में कन्वर्ट करो, इसको सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करो। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद इसका सॉल्यूशन सोडियम आयन बनाओ, उसके बाद उसका सोडियम आयन बनाओ, पहला स्टेप। इसके बाद बात करते हैं यहां पर Cl2, ये है आपका गैस। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 से Cl बनेगा गैस। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 से Cl बनेगा, और उसके बाद Cl नेगेटिव बनेगा। याद हो तो हम लोग IP और EA की बेसिक डेफिनेशन में ऐसे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेवकूफ बनाया था। क्लियर है सबको। अब हम लोग देखें तो क्या है यहां पर। पहला काम ये है सोडियम। सोडियम को गैस में बदलने वाली जो एनर्जी होती है इसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ये हमें सबमिट करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। किसी भी सॉलिड को गैस में बदलने वाली जो एनर्जी कहलाती है उस एनर्जी को कहते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी। छोटे बच्चे को भी पता है। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं इधर। SE का मतलब है सब्लिमेशन एनर्जी। सोडियम से सोडियम प्लस बनाने वाली एनर्जी, सोडियम है उसे सोडियम प्लस बनाने वाली एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दूं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिख दूं, वो एक ही बात है बच्चों। वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। अगला पॉइंट आता है यहां पर, क्लोरीन को क्लोरीन गैस में बदलना है। आधा मॉलिक्यूल है, आधा मॉलिक्यूल से और क्लोरीन बनाना, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी होती है इस एनर्जी का नाम होता है डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है, और ये होती है, ये भी हाफ यूनिट होती है। तो DE का मतलब पूरा है किसी भी मॉलिक्यूल्स को उसके एटम्स में तोड़ने वाली एनर्जी, उसे हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। कॉमन सेंस है। तो ये है डिसोसिएशन एनर्जी। इसके बाद आता है अगला, वो है आपका यहां से यहां तक में एनर्जी रिलीज हो रही है, ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बाकी सब देनी पड़ रही थी, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ या ना।
तो ये होता है आपका ये इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर हम ये सब बातें पीरियोडिक में पढ़ चुके हैं। एफिनिटी क्लियर हो गया। चले हम आगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद एक और बचा, Na और Cl आपस में जुड़ेंगे और बन जाता है NaCl। तो ये मैं मिटा रहा हूं, एक बार देख लो, एक बार कोई डाउट है तो बोलो। इसमें चारों डेफिनेशंस बेसिक हैं, पहले पढ़ चुके हैं। किसी को कोई बात करनी है तो इमीडिएट बोलो। ये रब कर रहा हूं, ये ऊपर का नहीं, ये बच्चों वाला था, इसलिए नाम एक बार लिख दिया जिससे आपको तकलीफ ना रहे, इश्यूज ना रहे। समझ में नहीं आए तो बोलते जाना। अब Na और Cl आपस में जुड़ते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। ये बन गया आपका सॉलिड। Na और Cl का फॉर्मेशन होता है, ये बन गया आपका सॉलिड। कोई डाउट है तो बोलो। ये आज तक हमने कैसा पढ़ा है, ये वाला स्टाइल पढ़ा है। आज तक जो आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, Na और Cl आपस में जुड़ा, NaCl बन गया। कैसे बना वो नहीं पढ़ा, ये पूरी उसकी डिटेल पढ़ी कि पहले आयन गैस बनेगा, फिर आयन बनेंगे, आयन बनने के बाद NaCl बनेगा, ये था। तो यहां आयंस जब जुड़ते हैं और आयोनिक कंपाउंड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लेटाइस एनर्जी। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एनर्जी का नाम है लेटाइस एनर्जी। इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ये था, और ये आज तक पढ़ा है। इसको कहते हैं NaCl का फॉर्मेशन हुआ Na और Cl से, तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। काम खत्म बच्चों। ये पढ़ा था, ये फॉर्मेशन हुआ और ये आयंस से बना तो लेटाइस एनर्जी, आयंस के जुड़ने पर निकलने वाली एनर्जी। उल्टा बोलें, NaCl जो है वो रिलीज हो रहा है यहां एनर्जी। NaCl को तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी और जो आयंस को जोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी। एक ही बात होती है, एक्सो एंडो, बस इतना अंतर आएगा, बाकी मीनिंग सेम है। कोई डाउट? काम खत्म। अब यहां पर इक्वेशन क्या बन गई? Le का मतलब लेटाइस एनर्जी है, यहां लिख देता हूं LATTIC, लेटाइस या लेटिस एनर्जी, आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। डेल्टा H फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये बन रहा है। तो यहां से सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी का आधा माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लेटाइस एनर्जी, यू लिख रहा हूं। तो डेल्टा H फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन है इन सब का क्रियाक्रम के इक्वल है और इस इक्वेशन को कहते हैं बॉर्न-हाइबर इक्वेशन। बॉर्न-हाइबर इक्वेशन, ये हैबर नाम तो आपने 10th में भी सुना होगा। याद है, अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है हैबर प्रोसेस से आपने किया है। याद है ना, अमोनिया के है प्रिपरेशन के लिए जो कंडीशंस होती है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, उसे हम लोग हैबर प्रोसेस ही बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है तो बोलो। तो ये इक्वेशन कहलाती है बॉर्न हैबर इक्वेशन। कोई डाउट किसी को है तो बोल दो। खत्म। अब यहां पर ये सब का रिजल्टेंट है, बस कुछ स्पेशल इशू नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो बोलो, देख लेता हूं किसने क्या कमेंट दिया। सर वांडरवाल फोर्स एक बार रिपीट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। आकृति आप शायद एब्सेंट थे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर? आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा लगता है। और किसी को कोई स्पेशल डाउट है तो बोल दो। अब एक और बात देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनने की कंडीशन क्या है वो भी देखो। कंडीशंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। फॉर फॉर्मेशन
ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? सीधी सी बात है, आयन फटाफट बनने चाहिए। जितना इजीली आयन बनेंगे आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड, उतना ही इजीली बनेगा। है या ना? कोई डाउट है? चलो देखो, तो आयन बनने के लिए सबसे पहला आईपी कम होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? आईपी कम है तो फटाफट इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव आयन बनेगा बच्चों। आईपी कम होगा तो पॉजिटिव आयन बड़ा मजे से उचक के बनेगा, झड़प की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो भी ये बात लगेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज्यादा एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन तेजी से लेना है इसको तो ज्यादा एनर्जी दे देगा। दो लॉजिक आए। तीसरा, तो ये एक बात हो गई। तीसरा है लेटाइस एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। ये आयोनिक कंपाउंड बनने की कंडीशन है। आयोनिक कंपाउंड के लिए लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आयोनिक कंपाउंड उतना ज्यादा इजीली बनेगा, क्योंकि ये फटाफट फटाफट जुड़ेंगे। अब बोलो, खत्म? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये आयोनिक कंडीशंस के बाद, और तीसरा है, चौथी एक और मेन तो यही है, चौथा टाइम पास के लिए लिख देता हूं कि भाई जितना इनपुट है, ठीक है ना, तो जितना एंट्री हम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए। कोई बिजनेस है, मैं 10 लाख लगा के एक बिजनेस कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है बिजनेस कब चलाऊंगा कि जब 10 से ज्यादा मेरे को मिलेगा। 10 की जगह 9 मिल रहा है तो क्या करेंगे? तो 10 की जगह जब 12 मिलेगा तो बिजनेस चलाएंगे, 10 से कम मिलेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो सीधा है, जितना इनपुट कर रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट होना चाहिए। मतलब सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आईपी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी का आधा यहां के केस में। और किसी केस में हो सकता है कि डायरेक्ट डिसोसिएशन एनर्जी होती, कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है, या 1/4 होती। क्लियर? ये वैल्यू कम होना चाहिए कंपेयर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटाइस एनर्जी के। मतलब इनपुट इज ऑलवेज लेस देन आउटपुट। ये सिंपल लैंग्वेज है इसकी। अब बोलो क्या हालचाल है आप लोगों के? चले हम आगे, काम खत्म। तो ये मैंने कुछ कंडीशंस लिखी, जल्दी रेस्पॉन्स दो। तो ये बॉर हैवर साइकिल भी हो गया, उसकी इक्वेशन भी हो गई। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल वैसे बनता नहीं है, बट कहीं अच्छे लेवल के एडवांस लेवल की बुक से जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो देखो। आपको डेटा सारा दे देंगे कि सब्लिमेशन एनर्जी इतना है, वैल्यू लिखा होगा। मतलब अगर ये इस इक्वेशन से रिलेटेड सब कुछ गिवन होगा, कोई भी एक डेटा मिस होगा वो निकालना है। बताओ लेटाइस एनर्जी क्या है, ये भी दे रखा है, ये सब दे रखा है, लेटाइस एनर्जी पूछ लिया। हाँ या ना? कोई डाउट है? अगर उल्टा कह दिया उन्होंने तो कम कर सकते हैं अपन लोग। चले हम आगे, आई कि नहीं आई बात समझ में? ये अपना एक केस हो गया। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट वाली बातें हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लेता हूं मैं, वो है ओवरलैपिंग। पहले वो टॉपिक लेता हूं, ठीक है ना? छोटे छोटे टॉपिक अभी बहुत हैं, तो ऐसा नहीं कि आज लेसन खत्म हो गया, अभी तो 1-2 लेक्चर चलेंगे। तब तक कमर्शियल बात भी कर लें, आपका आंसर आएगा तब तक कमर्शियल बात भी कर लें कि भाई आपके साइट पर, अपनी साइट पर जो है मटेरियल डाल रखा है, तो उसमें आप जाना केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला और केमिकल बॉन्डिंग, TMH जो है काफी अच्छी रेपुटेड बुक होती है, वो बुक डाली हुई है। तो ये दोनों लेसन के असाइनमेंट वहां से आपको सॉल्व कर लेनी है। क्लियर हो गया? सॉल्व करके मेरे को दिखाना। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इन असाइनमेंट को सबमिट करना है आपको सैटरडे तक। मैं यहाँ डिपार्टमेंट को बोल देता हूँ सैटरडे तक दोनों लेसन होने चाहिए। ठीक है? सैटरडे के बाद मैं फिर बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करूंगा, फिर तुम जानो
बाहर बात कैसे करना है, फोन करके मैं भी बात कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट वालों से बात करा सकता हूँ, ध्यान रखना पेरेंट्स से बात करूंगा। तो ये टीएमएच से इन दोनों लेसन को सबमिट करना है, लास्ट डेट है सबमिट करने की। असाइनमेंट डाउट डिस्कशन करेंगे हम जब भी मेरी सैटरडे या मंडे को जो क्लास होगी ना, सैटरडे या मंडे को, तो तब हम डाउट डिस्कशन करेंगे। आप डाउट मान लो लास्ट डेट सैटरडे, और डाउट्स भी उस दिन लेंगे हम, इन दोनों लेसन्स के डाउट्स उस दिन लेंगे, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? ये खत्म करने के बाद और असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, इन दोनों लेसन की। पुराने लेसन्स को भी आप ट्राई करते रहो वहीं से ही, बट अभी कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा किसी को। चलो अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, वो है ओवरलैपिंग। नाम सुना सुना लग रहा है आप लोगों को, इसकी खुशबू हम पहले भी ले चुके हैं। इसकी जो खुशबू है हम लोग पहले भी ले चुके। कहां पर? हाइब्रिडाइजेशन से पहले इसका छोटा मोटा ज्ञान दिया था, अब हम इसको डिटेल पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस अभी बाकी है इसमें, तो है ना, तो छोटे छोटे टॉपिक बाकी है। रेजोनेंस एक बड़ा टॉपिक है जो टाइम लगेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। हेडिंग डाल लो ओवरलैपिंग, तब तक मैं आपके कमेंट बोर्ड साफ करते हुए कमेंट भी पढ़ लेता हूं। दूसरा, आप अपने ओपन डाउट्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही बुक से करना है, आप पहले बेसिक काम खत्म करो, उसके बाद आगे का काम हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। एडिशनल हाई लेवल के डाउट्स वगैरह आप ओपनली कहीं से भी लाओ, नहीं तो मैं तो आपको इतने डाउट दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे ये लेसन खत्म होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस साल जेडबल और निट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे कराऊंगा A to Z। आपको लगेगा सर ये तो सारे क्वेश्चन आपने कराए हुए हैं, ठीक है। ओवर डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं आपको, टू ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, जो दो अलग अलग एटम्स हैं, टू ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। क्लियर हो गया? आर कंबाइंड विद ईच अदर with each other and gives to a new molecular orbital, a single, मतलब new orbital, बस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो प्रोसेस का नाम होता है ओवरलैपिंग, और जो ऑर्बिटल बना, इस ऑर्बिटल को कहते हैं हम ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। प्रोसेस का नाम है ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल का नाम है ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। देखो, दो ऑर्बिटल हैं, दो अलग अलग एटम्स के, मतलब एक एटम का एक ऑर्बिटल दूसरे एटम का दूसरा ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं। दो अलग अलग एटम के दो अलग अलग ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने यहाँ एनर्जी ऑर्बिटल्स की कोई एनर्जी डिफरेंस की बात नहीं की है। इसका मतलब 1s को 5p के साथ भी जोड़ सकते हैं। एनर्जी गैप का कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, छोटू भाई मोटू भाई। 1s को 5s के साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट, एटम अलग है, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। और होता क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। प्रोसेस क्यों होता है ओवरलैपिंग का? स्टेबिलिटी के लिए। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बोलो। तो ये अगला वर्ड हुआ। इसमें क्या होता है? सिग्मा एंड पाई बोथ
बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बन जाते हैं इसमें, ये भी ध्यान रखना। क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं हम लोग तो और ज्यादा क्लियर होएगा। टाइप्स, तो टाइप्स में पहला है एस एस ओवरलैपिंग। नाम से पता चल रहा है एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से जुड़ेगा। दो ऑर्बिटल है, दो अलग अलग एटम्स के, एक एटम का एस ऑर्बिटल ये है मान लो 1s, ये है 1s किसका? हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं हम लोग। तो दो अलग अलग एटम के एस ऑर्बिटल आपस में जुड़े और एक ऐसा बन गया, तो ये बन गया H2, जिसमें कहेंगे एस एस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। तो बन गया क्या? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसी की मेहरबानी है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो इसी की मेहरबानी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। खत्म। नेक्स्ट एस एस ओवरलैपिंग हुआ। दूसरा ओवरलैपिंग है हमारे पास, वो है sp ओवरलैपिंग। एक एटम का s ऑर्बिटल गोल होता है, आपको पता है, दूसरे एटम के p ऑर्बिटल जो डंबल शेप होता है, दोनों डंबल एक जैसे बनाना, नहीं तो एक साइड का डोला मजबूत बनेगा आपका और एक साइड का कमजोर रह जाएगा। तो एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है और बन जाता है sp ऑर्बिटल। अब अट्रैक्शन आएगा तो ये दोनों तो बड़े होंगे, ये छोटा रह जाएगा। ये बड़े हो गए और ये छोटा रह गया, तो इसे कहेंगे sp ओवरलैपिंग। देखो यहां पर मैंने लिखा है sp, जबकि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था sp, तो ये ओवरलैपिंग है। समझ लो बेसिक बातों का अंतर। यहां पर दोनों मिक्सअप हो चुके हैं, पता नहीं चल रहा है। यहां पर दोनों अलग अलग है, इसका मतलब जब मर्जी हो इनका डिवोर्स हो सकता है। थोड़ी एनर्जी दो, चल भाई। यहां पर डिवोर्स नहीं होगा, मतलब मजबूत है, ये उतना मजबूत नहीं है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखो, HCl का फॉर्मेशन इसी का मेहरबानी है, हाइड्रोजन और यहां क्लोरीन ले लो तो बन गया HCl, HF, HBr, HI, ये सब इसी के कारण बनते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। sp ओवरलैपिंग आया समझ में थोड़ा थोड़ा? देखते हैं हम आगे। तीसरा जो ओवरलैपिंग है वो है pp ओवरलैपिंग। तीसरी जो ओवरलैपिंग है वो है pp ओवरलैपिंग। नाम से ही पता चल रहा है, एक एटम का, इसका पहला है pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग। pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है ना? नाम से पता चल रहा है दो p ऑर्बिटल है, एक p ये रहा और दूसरा p एटम का, दूसरे एटम का दूसरा p ऑर्बिटल ये रहा। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और हेड टू हेड ऐसे जुड़ जाएंगे, एक ही एक्सिस पे है, तो ये दोनों लोब आपस में अट्रैक्शन से खींच के बड़े होंगे, ये साइड वाले लोब छोटे हो जाएंगे। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये आपस में जुड़ गए तो pp कोएक्सियल ओवरलैप्ड
ऑर्बिटल, ये है इसका मीनिंग। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। एग्जाम्पल इसका देखो तो ये है फ्लोरीन, दूसरा एटम है फ्लोरीन, इसका 2p5, इसका 2p5, आपस में जुड़े तो बना फ्लोरीन। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। बोलो, क्लियर हो रहा है? बताता हूं मयंक चोपड़ा जी, बताते हैं, एप्लीकेशंस भी बताएंगे, पहले ओवरलैपिंग खत्म कर दूं मैं आपको। क्लियर हो गया? देखते हैं अपन चौथा केस। देखो बेटा, पीपी मतलब इसी का पार्ट है बी, तीसरे के दो टाइप है, पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। नाम से ही पता चल रहा है कोलेटरल है, ये हेड टू हेड जुड़ रहे हैं। कोएक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और ये कोलेटरल है मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग है। एक, दो, एक पी ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, टू एटम्स के पी ऑर्बिटल आपस में से जुड़ेंगे और क्या बनेगा? पहले दोनों जुड़ के देखो, ऐसे अट्रैक्शन से पास पास आ गए, आया ना? उसके बाद ये दोनों बराबर ही हैं, कोई छोटा मोटा नहीं है, भेदभाव नहीं करते अपन लोग ऐसे, ठीक है ना? ये लो, ये बीच में गैप रह गया, ये वाला गैप है, यहां पर देख रहे हो ना, तो ये गैप यहां है बीच में, तो ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, और ये है पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। खत्म? कोई डाउट है तो बोलो भाई। अब ओवरलैपिंग के चार वैरायटी है, एस एस जुड़ा, एसपी जुड़ा, पीपी जुड़ा। अब पीपी में एस में तो कोई शेप वाला चक्कर होता नहीं, गोल है, तो वह एक्सिस में ही होगा, पैरेलल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। पी में ऑप्शन होता है, पी में हेड टू हेड जुड़े मतलब कोएक्सियल, तो वहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड सुन लो, पाई बॉन्ड केवल इसमें बनता है, बाकी किसी में भी नहीं बनता। कोलेटरल ओवरलैपिंग जब बनेगा तो ही पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, बस ये ध्यान रखना। बाकी कोई भी ओवरलैपिंग है, सब में सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आप कहोगे कि सर ये सिग्मा और पाई क्या है? आप कहोगे सर ये सिग्मा और पाई क्या है? तो कुछ नहीं है, मोह माया है। देखो यहां पर कोई गैप है क्या? इन दोनों के जोड़ने से कहीं कोई गैप नहीं है। यहां पर कोई गैप आया? कोई गैप नहीं है, ये साइड वाला लोब है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहां कोई गैप आया जोड़ने से, तो आंसर है कोई गैप नहीं आया। लेकिन जब यहां जुड़े तो बीच में ये वाला गैप रह गया, शेप ऐसे जुड़ने के कारण। एक पी दूसरा पी, जब अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल पास पास आए तो बीच में ऐसा गैप रह गया, और इस गैप के कारण क्या हो गया कि वहां पर ओवरलैपिंग कम हो गया। पहले ही हमने लिखा है ओवरलैपिंग स्टेबिलिटी के लिए होता है, मतलब ओवरलैपिंग का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा, ओवरलैपिंग जितना कम होगा बॉन्ड उतना वीक होगा। और इस केस में ओवरलैपिंग कम हुआ ना, तो इसलिए यहां जो बॉन्ड बना वो वीक बॉन्ड बना, उसका नाम हमने लिख दिया पाई बॉन्ड। कोई डाउट है तो बोल दो। खत्म? बताओ। कमेंट दो जल्दी से। शेल का है, 3b रिपीट करना है। अच्छा हो गया क्लियर? तो ये पैरेलल में जुड़ा तो गैप आ गया, और गैप के कारण इसको पाई बॉन्ड बोला है। सबका क्लियर? वेरी गुड।
अब हम देखते हैं इसके आगे का पार्ट, ठीक है ना। मयंक चोपड़ा जी ओवरलैपिंग के एप्लीकेशंस बताएंगे। रुको, अभी तो चालू किया है बेटा। तो ओवरलैपिंग जो होता है, तो उसका अगला पोर्शन हम लोग लेते हैं। फायदा क्या है, कौन ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, कौन कम ओवरलैपिंग करेगा, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग यहां पर अगला पॉइंट, ओवरलैपिंग। देखो, सबसे पावरफुल, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग वीक हो गया तो बनेगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड केवल एक ही केस में बनता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। अब एक बात मैंने पहले बोली थी, बिटवीन टू एटम्स, बहुत पहले भी मैं बता चुका हूं, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, अदर बॉन्ड्स विल बी पाई। रिपीट करता हूं, बिटवीन टू एटम्स पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, बाकी के जो बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा पाई होंगे। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? एग्जाम्पल वो पाई बॉन्ड वाले रह गए थे, वो यहां समझा देता हूं। डबल बॉन्ड जहां भी बन गया वहां पर कोलेटरल ओवरलैपिंग ही होगा। देखते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। सपोज मैंने कहा क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा। आप यहां तो लॉलीपॉप कर दोगे, क्लोरीन क्लोरीन बना, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना, कोई भी छोटा बच्चा बताएगा। देखते हैं हम लोग, इस क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, 3p5। इस क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, तो आंसर है इसका भी 3p5 है। हाँ या ना, बोलो, कोई डाउट है तो। अब 3p5 है तो मैं p ऑर्बिटल बना रहा हूं। पहले डब्बा भी बना दो, एक एक स्टेप समझा देता हूं। जल्दी क्या है, अपने को बहुत टाइम है अपने पास। ये p है। अब आपको यहां डायग्राम बना के बता रहा हूं। p ऑर्बिटल में 3 शेप होती है, px, py, pz। हाँ या ना। p ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं, ये आपको सबको पता है। ये एक डंबल बनाया, ये दूसरा डंबल बनाया, और ये तीसरा डंबल बनाया। क्लोरीन का मॉलिक्यूल दूसरा p ऑर्बिटल है तो वो भी डंबल शेप है। एक दूसरा 3p का ऑर्बिटल, मतलब इसका बना दिया, इसका बना रहा हूं, और ये 3p तीसरा वाला। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। अब यहां पर देखो, इसमें एक ही खाली है, 2 भरे हुए हैं। मैं कॉर्डवर्ड में इनको भर देता हूं। ये एक भरा हुआ है, ये दूसरा वाला भी भरा हुआ है। यहां भी ये वाले ही भरे होंगे। ये जो यहां हेड टू हेड जुड़ रहा है, ये बना सिग्मा बॉन्ड। किससे बना, तो आप कहोगे पी पी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। किससे बना, तो आप क्या बोलोगे, सर पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना। कोई डाउट है किसी को तो बोलो यहां तक। आ गया समझ में? ये तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर एक में मान लो ऐसा वाला भरा होता, मान लो ये 3 ऑर्बिटल बना रहे हैं हम लोग यहां पर, ठीक है ना। एक का ये वाला भरा हुआ है और ये वाला भरा हुआ है। दूसरे में अगर ऐसा डायग्राम होता, ये वाला भरा होता, क्योंकि बच्चों के खुराफाती दिमाग होता है ना, दिमाग में बहुत खुराफात सूझती है, काम की बातें नहीं सूझेगी। तो बोले कि सर ये कहां पर है, ये देखो, ये तो कह रहा है मैं इस कोऑर्डिनेट पर हूं, ये कह रहा है मैं इस कोऑर्डिनेट पर हूं।
तो इनके बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? कोएक्सियल। बोलो, यही माइंड में आया होगा कई बच्चों के, डाउट ऐसा लिख रहे हैं बच्चे, कितनी होनहार लड़की है आकृति। अब बताओ तो इसका क्या करोगे? बताओ, नो डाउट। तो बोलो भाई। अब कोई नहीं बोलेगा। देखो, सीधा सा है कि ऐसा है तो ऐसे तो ओवरलैपिंग होने वाली नहीं है, या तो ये रोटेट होके सेम अरेंजमेंट करेगा, किसी एक को तो रोटेट होना पड़ेगा। जब तक सेम एक्सिस नहीं आएगा तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अब ये कह रहा मैं एक्स पे हूं, ये कह रहा मैं वाई पे हूं, तो बॉन्डिंग नहीं होने वाली है, तो इसका मतलब किसी एक को ऑटो रोटेट होना पड़ेगा। यहां आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं तो सेम कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तब मॉलिक्यूल पॉसिबल है। अगर घूम नहीं पा रहा है तो बाहर में जाओ, मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट है तो अब बोलो, अब तो कमेंट दे दो भाई। तो ये मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल का डायग्राम के साथ समझाया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, डबल बॉन्ड अगर कहीं बन रहा है तो क्या होगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो हमें पता है O2 होता है ऐसा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। यहां पर है 2p4, यहां पर है 2p4। पी का डब्बा बना रहा हूं, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन ही लिखता हूं मैं। अब मेरी स्पीड में मैच कर पाते हो कि नहीं आप लोग, ये भी कमेंट दो। और हैशटैग क्या है पता है, या भूल भाल गए हो वो भी लिखो, नींदों में बैठे हो जब से। मयंक कह रहा है रिपीट कर दो, कर देते हैं बेटा, रुक जाओ, ये समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। आकृति, आपका क्या हाल है? आपको आ रहा है समझ में? टू पी फोर डायग्राम देखो, सेम ऐसा ही बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, अभी बड़े लोग हो गए हम लोग प्रमोशन लेके। ठीक है, अब इसमें एक पेयर्ड है, दो अनपेयर्ड है, किसी एक को पेयर्ड में बदल दिया। मान लो मैंने इसको पेयर में बदला, मान लिया। आप चाहो तो इस किसी सीधे वाले को बदल दो, मर्जी हो जिसको बदलो, ठीक है। दूसरा वाला P4 है, उसमें भी सेम कोऑर्डिनेट वाला चक्कर होएगा, तो ही बातें करना। कोऑर्डिनेट सेम नहीं है तो बातें ना करो। ये अब इसमें भी क्या होगा, एक पेयर्ड है तो ये ही वाला पेयर्ड होगा, ये कंपलसरी है। अगर ये वाला पेयर्ड नहीं है, इसका ये वाला पेयर्ड है, तो ऑटो रोटेट होएगा तो ही मॉलिक्यूल बनेगा। अगर रोटेट नहीं हो पा रहा है तो ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा, ये एटम इसके साथ जुड़ेगा ही नहीं, तो O2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। कीर्तन सुथार, मैंने अभी ही पढ़ाई चालू की है, तो क्या मेरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा बेटा? बिल्कुल, अगर आप रेगुलरिटी रखते हो। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम बात करें तो थोड़ा लेट तो हो गए हैं हम लोग, हम का मतलब आप, हम लोग तो चल रहे हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, जब जगो जब सवेरा होता है। क्लियर? तो आपने अभी चालू किया बेटा, हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। रेगुलरिटी पहला काम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर वो है तो सब कुछ पॉसिबल है। दूसरा कि रेगुलरिटी आपकी अभी होनी चाहिए। एक दिन आओगे, 2 दिन गायब हो जाओगे, एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी भी आपके पास मोर देन 1.5 ईयर है अपने आप को प्रूव करने का। बहुत टाइम होता है बेटा, लोग तो 2-2 महीने में अपने आप को प्रूव कर देते हैं। आपके पास तो 18 और 20 मंथ्स हैं अभी भी, मतलब 15-17 महीने तो सूखे सूखे हैं, तो कोई इशू नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है ना। अब जैसे ये लेसन में आप बैठे हो, तो ये अभी मुझे नहीं पता, ओवरलैपिंग अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो मेरे ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स वाले वो सेक्शन में जाना,
केमिस्ट्री ट्रिक्स वाले सेक्शन में मेरी शक्ल देखना, खूब सारे ट्रिक्स लिखे हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन याद करना पहले, वहां पर मैंने बहुत इजी में बहुत सारे ट्रिक्स बनाए हुए हैं, तो उन ट्रिक्स से आप चालू करना अपने आप को, तो बहुत इजीली होगा, टेंशन मत पालो। और फिर हमें है ना, हर मर्ज की दवा है शैलेश सदावत, आपको कभी भी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम लगे बिंदास बात करो। क्लियर बेटा? बाकी और बच्चों से बात करते हैं हम लोग। देखो यहां पर ये ऐसा है, तो अब अगर मान लो एक का ऐसा ऑर्बिटल है, दूसरे का ऐसा ऑर्बिटल है, मयंक बाबू देख लो, है ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट पे भरा हुआ है, ये वाई कोऑर्डिनेट पे भरा हुआ है, तो ये कभी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, इसको घुमा के एक्स कोऑर्डिनेट पे कर दो, और कोऑर्डिनेट्स घर की खेती हैं, मर्जियो जिसको एक्स मानो, मर्जियो जिसको वाई मानो, मर्जियो जिसको जेड मानो। ये एक्स है, ये वाई है, और ये मान लो थोड़ा नीचे आएगा, ये जेड है, बिल्कुल है, सॉरी मैंने एक्स किया, ये जेड कर दिया, ये वाई कर दिया, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समझ में आ गया? मेरी मर्जी है भाई, मैं जिसको मर्जी हो जो मानूंगा, मैं इसको एक्स ले सकता हूं, इसको वाई भी ले सकता हूं, इसको जेड भी ले सकता हूं। कोई डाउट है? कीर्तन अगेन कह रहा है मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर किया है, अच्छी बात है, बट कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है ना उसके लिए आपको पीरियोडिक का बेसिक्स देखो फटाफट, और बॉन्डिंग को कवर कर लो। पीरियोडिक और बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करो, उसके बाद पुराने एपिसोड्स आप देखते रहना बेटा। तो ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट्स घुमा लो, ऐसा है तो इसको रोटेट कराओगे तो ही बॉन्ड बनेगा, रोटेट नहीं करा रहे हो तो वो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अब क्लियर सबको? तो ये देखो, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ, तो ये बना सिग्मा बॉन्ड। पी ऑर्बिटल है तो पीपी का ओवरलैपिंग ही हो रहा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये देखो, ये पैरेलल में ओवरलैपिंग है, ये देखो ऊपर नीचे मिला के, ये ऊपर का और ये नीचे का पैरेलल ओवरलैपिंग है, दो पी ऑर्बिटल है, अट्रैक्शन से ऐसे आ गए, ऊपर नीचे जुड़ने के बाद एक बॉन्ड बना पाई बॉन्ड। ये नहीं कि एक ऊपर बना और एक नीचे बना, दो पाई बॉन्ड गिन के आ जाओ ना, एक ही पाई बॉन्ड बना ऊपर और नीचे, क्योंकि ऑर्बिटल तो बच्चों एक ही है ना, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल जुड़े तो बना पाई बॉन्ड। कोई डाउट है तो बोलो। तो ये है आपका पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनता है कोलेटरल ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड टू साइड पैरेलल, और हेड टू हेड या कोएक्सियल से बनता है सिग्मा बॉन्ड, कोएक्सियल से बनता है सिग्मा बॉन्ड। कोई डाउट है तो बोल दो। मनीषा बोल रही हैं कि एनर्जी सेम होता है, ऐसा कोई नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, रुको, कि जहां एनर्जी अलग होगी, ठीक है ना, तो चलेगा, इस तरह का कुछ नहीं है कि एनर्जी सेम होना ही जरूरी है। क्लियर बच्चे? वो तो मैंने पहले ही बताया था कि एनर्जी का कोई लिमिटेशन नहीं है यहां पर। अब देखें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, HI, तो ये है 1s1 और ये है 5p5, ये भी आपस में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? तो sp ओवरलैपिंग है। क्लियर बच्चे? अब यहां बात करो, O2 बना, तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग N2 मॉलिक्यूल का, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें क्या एक सिग्मा है, दो पाई है, पता है आपको। नाइट्रोजन होता है 2p3, दूसरा नाइट्रोजन है वो भी 2p3 है, डब्बा बना दो, मतलब ऑर्बिटल ड्रॉ कर दो, तीनों खाली पड़े हैं। आई थिंक अब तो डायग्राम आप बना सकते हो, बनाओ फटाफट। 1 2 3, दूसरा नाइट्रोजन है। जब ये लोब बनाओ ना तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा भद्दे ना हो, सारे एक जैसे होने चाहिए, थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन एक ने ऐसा नहीं कि एक इतना बड़ा बना दो और दूसरा इतना सा बना दो, ऐसे ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि देखते ही भद्दा लग रहा है, 19-20 चल जाता है, ठीक है ना। ये हेड टू हेड का मतलब ये हुआ सिग्मा बॉन्ड,
ये टेढ़े टेढ़े मतलब ये एक कोऑर्डिनेट है, तो ये हुआ आपका पाई बॉन्ड, एक पाई। फिर ये पैरेलल वाला डॉट 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 से बना रहा हूं, ये दूसरा जो सीधा सीधा है ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया। एक हुआ सिग्मा, एक हुआ पाई। तो ये आपका केस हो गया। अब बोलो क्या हालचाल है? खत्म। तो ये आपका सिग्मा पाई वाला कंसेप्ट भी हो गया। तो मैंने आपको सिंगल बॉन्ड समझाया पी ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल में पाई का डबल और ट्रिपल दोनों समझाया। अब देखो आगे समझो, डाउट हो तो कमेंट दो जल्दी से। बिटवीन टू एटम्स ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बन सकते हैं? फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है, बाकी के पाई होते हैं। अगला पॉइंट है बिटवीन टू एटम्स मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3 बॉन्ड्स कैन बी पॉसिबल, कैन बी फॉर्म्ड। दो एटम्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है ना? आ गया समझ में? ये है मीनिंग। अब यहां पर बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा क्यों नहीं बन रहे? कई बच्चे होंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड बना लो भाई, पीछा छूटे, किसी और की जरूरत ही कहां है? लेकिन टीचर कहता नहीं, 3 ही बॉन्ड बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते। कारण क्या है? तो उसका कारण समझो। ये तो पॉसिबल है, ये नहीं होता। तो बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट्स पर बनते हैं। लॉजिक क्या है? बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट्स पर बनते हैं बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज ऑन एक्सिस। बॉन्ड हमेशा एक्सिस पर बनते हैं, एक्सिस पर बनते हैं। और एक्सिस कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 से ज्यादा एक्सेस नहीं होते। आप मैथ्स बदल दो, हम केमिस्ट्री पलटी कर देंगे। आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट बढ़ा के ले आओ, फिर बात करना मेरे से। फालतू ऐसे दिमाग खराब करते हो बैठ के टीचर का। अब बोलो, शेल फील्ड ऑर्बिटल्स को शेड कर सकते हैं? देखते हैं भैया एग्जाम में, क्या अपन यहां पर भी देखते हैं। बिकॉज बॉन्ड्स आर मेड बाय कोऑर्डिनेट्स। मेड बाय नहीं है, मेड ऑन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी बना रहे हैं, बॉन्ड तो ऑर्बिटल बना रहे हैं भाई। बॉन्ड कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, लेकिन ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? दूसरा यहां पर लिखा है कि भाई क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड नहीं बनाते, कोऑर्डिनेट्स पर बॉन्ड बनते हैं। लैंग्वेज का गेम होता है यहां पर केमिस्ट्री में। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ठीक है ना? ये सब बातें ध्यान रखो। अब एक्सिस 3 होते हैं, 3 से ज्यादा एक्सिस नहीं है, तो बॉन्ड 3 ही बन सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। और उसमें क्या होगा? एक सिग्मा होगा, बाकी के सारे पाई होंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोऑर्डिनेट हेड टू हेड तो एक ही ऑप्शन है, बाकी तो फिर पैरेलल के ऑप्शंस होंगे। बोलो क्या हाल चाल है अब आपका? क्लियर? ठीक है, एक दो बस बात करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉन्ड एक्सिस पे क्यों बनते हैं? बीच में बना लो ना। बॉन्ड कोऑर्डिनेट पर ही क्यों बन रहे हैं? देखते हैं अपन इस बात को भी। मेरा क्वेश्चन है, आंसर दो जब तक बोर्ड साफ हो रहा है तब तक। बॉन्ड कोऑर्डिनेट्स पर ही क्यों बनते हैं? कोऑर्डिनेट्स के अलावा भी बन सकते हैं कि नहीं? कोऑर्डिनेट के बीच में बना लो और कहीं बना लो, क्या फर्क पड़ता है? बोलो। कोई कमेंट? नहीं बोला? ठीक है ना? तो देखो, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन
बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट, अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इस बात को बहुत सिंपल अपना जो गंवार स्टाइल है उससे समझते हैं। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो, मैं ऐसे खड़ा हूं, आप सामने हो, ऐसे हाथ मिलाते हो। अभी तो कोरोना चल रहा है, बट फिर भी इमेजिन करो कुछ टाइम पहले की या आने वाले 2-4 महीने बाद की बात है कि हेलो हाउ आर यू, ऐसे हाथ मिलाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये किसी को देखा है कि भाई आप ऐसे खड़े हो मेरी तरफ फेस करके और मैं ऐसे हूं, हेलो हाउ आर यू या हेलो हाउ आर यू, बोलो नहीं ना। इमेजिन करके हंसी आएगी कि भाई मैं ऐसे इस तरफ देख रहा हूं और ऐसे हाथ मिला रहा हूं, कैसा है भाई? एक एक्स डायरेक्शन में फिक्स कर रखा है, एक ने वाई पे कर रखा है, तो बॉन्ड थोड़ी बनेगा। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब आप सोच लो, अगर मैं मान लो वाई डायरेक्शन में और आप एक्स में हो, मेरा हाथ ऐसे है और आपका हाथ तो बिल्कुल नॉर्मल है, बॉन्ड मजबूत बनेगा? हमारा हैंडशेक अच्छी तरह होएगा? नहीं। मैं चाहूंगा यार दर्द हो रहा है, जल्दी से छोड़े हाथ, किसी ने झटका मारा इस तरह करके छूट ही जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके ऐसे खड़े हैं तो बॉन्ड मजबूत है, हाथ छूटना इजी नहीं है। कस के पकड़ रखा है, झटका मारो, टूटेगा नहीं अपना बॉन्ड इजीली। प्रैक्टिकल बात बताई, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, आया कि नहीं? मे बी मयंक चोपड़ा बोल रहे हैं सर बिकॉज ऑर्बिटल्स का शेप डिफाइन कोऑर्डिनेट पर ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलो। और मे बी एक्सेस पर फॉर्मेशन इजी एंड लेस एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है, कम एनर्जी लगानी पड़ी ना, यहाँ तो सोचना पड़ेगा, ज्यादा वर्किंग होगा। प्रैक्टिकल बात है, समझ में आया आपको सिंपल वे में? क्लियर, थैंक यू। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, अपने पूरे गांव वालों को, अपने मोहल्ले वालों को बता दो भाई केमिस्ट्री इतना अच्छा चलता है। केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स मैथ्स भी अच्छा चलता है। बायो वाले को तो भूल ही गया मैं, तो वो एकदम धांसू टीचर है। सब मतलब ओवरऑल सब अच्छा चलता है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो फटाफट। और नए नए फंडा आ रहे हैं, एक 24 आवर्स की हेल्पलाइन हमने चालू की है, तो उस पर आप अपने पेट दर्द दूर कर सकते हो। किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम रहे कि सर ये डाउट है, वो डाउट है, उस पर हलो हलो करो, फिर आपको उसके बाद हम हिलाएंगे बैठ के कि भाई क्या डाउट है, लाओ हम आपका डाउट दूर करते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ऑलरेडी डन सर, वेरी गुड। चलो, ये एक बात हो गई, प्रैक्टिकली समझ में आया। आगे देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको। इमेजिन वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जेडबलई में। इमेजिन कर लें कि अगर दो एटम्स के बीच में 50 बॉन्ड, मान लो 50 नहीं 45 लेता हूं, 45 बॉन्ड्स हैं। सपोज मैथ्स पढ़ रहे हैं आज, बिटवीन टू एटम्स 45 bonds are bonds formed, then सिग्मा कितने होंगे, पाई कितने होंगे, जल्दी बताओ। दो एटम्स के बीच में मान लो इतने बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, ये जल्दी से बताओ। आप जल्दी बोलो। फोर्टी फाइव, वेरी गुड। कितने समझदार बच्चे हो। सिग्मा तो एक ही होगा, आपको उल्टा लटका के पीटा जाए क्या नहीं, पुलिसिया स्टाइल में, बता कितने सिग्मा और कितने पाई, कुछ भी हो जाए, शराफत से पूछे, थप्पड़ मार के पूछे या उल्टा लटका के पीटे आपको, सिग्मा तो एक ही बनाना, बाकी के सारे पाई होंगे, टेंशन में मत आना कभी भी। क्लियर हो गया? चले हम, ये आपका पॉइंट हो गया। सर ऐसा क्वेश्चन
हे भगवान, ये बदमाश बच्चा है शैल वैरिया। ऐसे क्वेश्चन रियली आते हैं? अरे सब कुछ आते हैं। अभी इस साल जेडबलई का एक क्वेश्चन बताता हूं। एल का वैल्यू n+1 तक माना जाए। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, करके बताओ। मेरा मुंह खुलवाते हो तुम लोग, फिर कहते हो, सर डांटते हो आप। ये ले बेटा, ऐसा मान लिया आप। एल का वैल्यू होता क्या है? आज तक आपने पढ़ा एल का वैल्यू n-1 होता है। पुराने जमाने की बात हो गई। ये सपोज कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना सपोज ये है। तो 13 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। मस्त क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहा हूं, करके बताओ। ये क्वेश्चन इस साल का रियल जेडबलई का क्वेश्चन है। अभी मैं 2 दिन बाद डिस्कस करता, इस बदमाश बच्चे ने आज ही डिस्कस करा दिया। कर बेटा, एल का वैल्यू अगर 0 से n+1 तक होता, मान लो। अभी तक हमने ये पढ़ा था n-1 तक, लेकिन n+1 हो गया सपोज कर लें, तो बताओ एटॉमिक नंबर 13 का कॉन्फ़िगरेशन और क्या क्या ज्ञान आपको मिलेगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन बता दो, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। सर मेरी चैट देखो, आपकी चैट। हाँ सर, आपकी मैराथन पहले देखूं या ऑर्डर में वीडियो देखूं? इनऑर्गेनिक मैराथन देख लोगे तो ऑर्डर में देखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। बेटर के पहले मैराथन देख लो, एक साथ ही बैठना, एक साथ ही देखना, मजा आएगा। मैराथन देखो, उसके बाद वीडियो देखोगे तो और ज्यादा लेवल बनेगा आपका, क्योंकि मैराथन में बेसिक सारे कवर कर दिए, वीडियोस में डिटेल के साथ प्रैक्टिस कराइए। और मैराथन 2-4 दिन में देख लो, बिकॉज अब जल्दी ही मैं अगले वीक में ऑर्गेनिक जेडबलई नेट के पेपर डिस्कस करूंगा बोर्ड पर, यहां पर ही। ठीक है, हुआ भाई क्वेश्चन? देखा, पुंगी बज गई सबकी। देखते हैं अपन अब। देखो, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n=1 है, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0, 1 और 2। आया ना? n बराबर 2 होगा तो l का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3। ऐसे आज तक n बराबर 1 था तो हम केवल 0 मानते थे, याद है ना? मतलब एक नया टेबल बना दूं साफ साफ। ये जब l=n-1 था, तब पुराने जमाने की बात। अब हम मॉडर्न हो गए जेडबलई के हिसाब से, अब हम ऐसा बना रहे हैं, तो क्या होगा? n1 2 3 4। तो यहां पर इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब केवल s होगा, 1s। अब इसके लिए यहां पर 0 और 1 था, तो s और p दो ऑर्बिटल होते, मतलब 2s और 2p। यहां देखें तो वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। तो इसका मतलब s p d, मजा आ गया, पहले ही ऑर्बिट में सब कुछ आ गया। 0 1 2 3, तो s p d f। आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, मतलब समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जेडबलई वाले आपसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आज तक आपने 1s पढ़ा है, लेकिन ये नया अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आपको s के साथ p भी पढ़ना पड़ता और d भी पढ़ना पड़ता। s के साथ आपको ये पूरी दुकान खोलनी पड़ती। अब सोचो क्या करना है, बोलो। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखता 13 का 1s2 1p6। आ गया समझ में? 2s नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में sp है, pb है, db है। तो 8 हो गए और 1d5 हो गया 13। चेक कर लो, है ना क्वेश्चन? सॉरी बोलो शैल, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब इसके लिए हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो जाते, ऑप्शंस से समझ में इतना हो गया तो क्वेश्चन हो गया। बाकी तो लल्लू ऑप्शंस थे। फिर तो ट्रिक यहां थी, करें क्या? बच्चे को तो धुन चल रही होती ना, 1s2 2s2 2p3। बोलो हाँ या ना? इसी तरह से याद है, मैंने आपको एक बार पहले भी क्वेश्चन कराया था कि अगर पाउली रूल्स फेल हो जाए
और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ऐसे कुछ भी भरो, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, बोलो। तो मान लो 30 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। चलो इस बदमाश बच्चे को देखते हैं अपन आज। मतलब यही मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से बोल रहा हूं बच्चों, जेडबलई नीट टफ नहीं होते, टफ नहीं। अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि आईआईटी का पेपर टफ होता है, नीट का पेपर टफ होता है, टफ नहीं होता, गलत लैंग्वेज है, ट्रिकी होता है। और मैं आपको अभी 1-2 दिन वेट करो, फिर आपको पता चलेगा कि सर हो रहे मजे से क्वेश्चन, मेरे एंगल से देखेंगे अपन। चलो ये कहां गायब हो गया शेल? 30 का आंसर कौन देगा? चलो करो कि 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, बट अरे ये दुखी हो गया शेल तो। अरे मस्ती चल रही है यार, है ना, सीरियस मत हो, आंसर दे। एंजॉय करते हुए पढ़ो, काहे का टेंशन लेके पढ़ना है? अभी से चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी तुम्हारे, बुढ़ापा जल के क्या एग्जाम सेंटर में कोई अंदर एंटर नहीं होने देगा। ये बुढ़े लोग एग्जाम देने आ गए टेंशन वाले। इसका आंसर लाओ आप तो। चलो देखो तो क्या करोगे, 1s 2s 2p 3s ऐसे 3p, यही होता है ना अपना कॉन्फ़िगरेशन। अब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, याद है ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। फिर यहाँ 2 3 आएंगे, कर लो कितने हुए 18, फिर 9 आएंगे 27, फिर आएगा 4s3। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, समझ में आया? वेरी गुड। आकृति बहुत अच्छी लड़की है, आकृति बहुत अच्छी लड़की है, देखा आंसर भी देती है, ठीक है। और मयंक तो बदमाशी दिखाता है, केवल बस डाउट 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 पूछता, आंसर नहीं देता है, बदमाश लड़का। चलो कोई बात नहीं, कल आकृति की खिंचाई करेंगे अपन, ठीक है ना। आज तुम दोनों तीनों का नंबर है, आज केवल लड़कों की खिंचाई होनी है। अगली क्लास में लड़कियां हेलमेट पहन के बैठना, उनकी खिंचाई कर लेंगे। अरे वाह, सबने आंसर दे दिया। तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है? तो आंसर है एस ब्लॉक का मेंबर हो गया। स्टेबिलिटी, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी लग गई है इसमें, सब कुछ बदल जाता है। तो फिर ये मत कहना सर ये तो जिंक था, जिंक तो अभी भी है लेकिन डी ब्लॉक का नहीं है। क्लियर है कि नहीं? चलो कोई इशू नहीं, मजे करो, कोई मेरे इस मस्ती को सीरियस मत लेना, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे यहां पर अभी ऑर्बिटल्स में कैसे बनता है, कैसे बॉन्डिंग होती है, वो सब डायग्राम मैंने आपको समझाया ओवरलैपिंग का। अब देखते हैं हम यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर ओवरलैपिंग का ऑर्डर, एक ही बात है। कौन से ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? तो पीपी कोएक्सियल। देखो एसपीडीएफ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ बढ़ता है। एस ऑर्बिटल सबसे कम ओवरलैपिंग करेंगे, पी ज्यादा करेंगे, डी और भी ज्यादा करेंगे, एफ तो डिंका चिका। लेकिन हम पढ़ते केवल एस और पी है हम लोगों के सिलेबस में यहाँ पर, तो हम लोगों के ऑफिशियली एस और पी ही हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग केवल एस और पी की ही बात कर रहे हैं। आया ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्या कंक्लूजन है? कोएक्सियल इज ग्रेटर देन एस पी, इज ग्रेटर देन एस एस, इज ग्रेटर देन पी पी, कोलेटरल। ये तो ये सबसे ज्यादा है। आपका हो गया सर पीपी तो फिर कम होना, ज्यादा होना था, लेकिन ये पाई बॉन्ड बनता है और ये दोनों तो सिग्मा है। सिग्मा पहलवान होता है, पाई वीक होता है।
समझ में नहीं आया हो तो बोलो। पहला पॉइंट। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में जब ओवरलैपिंग होती है तो sp3 सबसे पावरफुल होगा, sp3 sp2 से कम होगा, sp3 sp और sp2 sp2 ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना। sp3 वाले पावरफुल होते हैं, फिर sp2 sp, फिर sp sp, ये हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर है। मैं पूरा लिख दूं लंबा, आपको भी मजा आएगा। एक साथ कितना लंबा लिखेंगे हम, देखो sp sp, देख लो sp3 जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है उतना ज्यादा पावरफुल होगा, जितना कम हाइब्रिडाइजेशन होता जा रहा है उतना कम होएगा। अब आप कहोगे सर ये ऑलमोस्ट सेम क्यों है, क्योंकि ये विनर क्यों है, फिर भी अगर टोटल देखें तो 4 और 2 6, यहां भी 6 ऑर्बिटल है, लेकिन यहां इधर भी पाई है उधर भी पाई है, जबकि यहां पर इधर क्या है, एक सिग्मा है प्योरली, दूसरी तरफ पाई वाला कंसेप्ट आ जाता है। क्लियर हो गया। तो ये sp3 जितना ज्यादा p होगा उतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब बॉन्ड उतना मजबूत होगा, ये ध्यान रखना। तो ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर sp3p कोएक्सियल, बस sp3p से समझ में आ जाएगा वो तो, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो सिग्मा ही बनेगा। फिर sp2p, फिर spp, ऐसे। क्लियर। इनको भी चाहो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं यहां तक ही छोड़ दूं, समझ में आ गया होगा आपको ऑर्डर। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल दे। मयंक, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर क्यों है, बताया था। सिग्मा बॉन्ड में पूरा ओवरलैपिंग होता है, कहीं कोई गैप नहीं था बेटा। पाई बॉन्ड में ऐसे बीच में गैप आ गया था ना, आप देखो कोलेटरल में बीच में गैप था, गैप का मतलब परसेंटेज ओवरलैपिंग कम हो गई। परसेंटेज ओवरलैपिंग कम होगी, इट मींस क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन वीक हो गया। आ गया समझ में। ओवरलैपिंग का अमाउंट अगर कम है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, वीक हो गया। अब बताओ, खत्म और कुछ। नेक्स्ट, अब जाके ओवरलैपिंग हुआ है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, डिफरेंस लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन, पढ़ चुके हैं अपन, एंड ओवरलैपिंग। मतलब कितने डिफरेंस लिख सकते हो, लिख के दिखाओ। मैं आपको 10 डिफरेंस का टारगेट दे रहा हूं, मार्किंग करना। जितने डिफरेंस लिखोगे, अभी चेक कराऊंगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जितने आप डिफरेंस लिखोगे कितने मार्क्स आते हैं। 10 डिफरेंस आपको लिखने, अंतर करो। टाइम देता हूं, चेक, सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूं, यहीं पे ही हूं। एक मिनट और 1-2 मिनट दे रहा हूं, जितना लिख सकते हो लिखते जाओ फटाफट। एग्जाम में अभी आपका 10 में से कितने मार्क्स आते हैं देखते हैं। आप यहां मत लिखो, स्क्रीन पे नहीं लिखना आपको, आप अपने नोटबुक में लिखो। मैं यहां वेरीफाई करूंगा ना आपको।
आप नोटबुक में लिखो, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा आपको फालतू टाइप करने में। फटाफट और नोटबुक में लिखो, जल्दी करो। क्या डन? वेरी गुड। चलो चेक करते हैं हम लोग कितने लिखे। इंसानियत से चेक करना, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 2 और मोर ऑर्बिटल होते हैं। सीरियल आगे पीछे हो सकता है आपका, कोई इश्यू नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 2 और मोर ऑर्बिटल होंगे, इसमें 2 ऑर्बिटल्स ओनली। मतलब ओवरलैपिंग में 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा, हाँ, सेम एटम होता है, एक ही एटम होगा, मतलब अलग एटम नहीं होता। एक ही एटम के 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल। यहां पर क्या होंगे, 2 डिफरेंट एटम होंगे। तीसरा, 1 2 एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल, सेम या नियरली सेम होती है, सेम और नियरली सेम होती है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, सेम या नियरली सेम होगा, जबकि यहां पर नो लिमिटेशन ऑफ एनर्जीज। ऑर्बिटल्स के एनर्जीज में कोई लिमिट नहीं होता है। HI का एग्जाम्पल देके समझाया भी है, हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां पर बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं, गैप बहुत ज्यादा
नहीं होगा। अगला, ठीक है, मतलब देखो डेफिनेशन क्या थी, एक ही एटम के दो या सॉरी अलग अलग एटम के टू ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में कोई लिमिटेशन नहीं थी, आपस में जुड़ रहे हैं। तो बिफोर ऑर्बिटल्स, बिफोर इजकल टू आफ्टर होता है, मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद ऑर्बिटल्स का नंबर वो सेम रहता है। जितना रिएक्शन से पहले होते हैं उतने ही रिएक्शन के बाद बनने वाले हैं। जबकि यहां पर क्या होता है, 2 से 1 ऑर्बिटल बन जाता है, ओनली एक ऑर्बिटल बनेगा, खत्म। ठीक है, यहां पर अगला पॉइंट है, ओनली ऑन सेंट्रल एटम, केवल सेंट्रल एटम पर होता है, साइड वाले एटम्स पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ऑन सेंट्रल एंड साइड हर एक टाइप के एटम्स पर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। इसको यहां समझा देता हूं, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इस पे निकाल सकते हैं, इस पर नहीं, इस पे नहीं, इस पे ही निकलेगा। यह है बात हाइब्रिडाइजेशन की। ओवरलैपिंग सब पर निकल जाता है, जैसे ये है तो यहां पर सेंट्रल एटम है नहीं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, केवल ओवरलैपिंग ही होगा, ये बात है। आ गया समझ में? कोई डाउट है? नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड्स ओनली लिख देता हूं। ओनली हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। यहां पर क्या होगा, सिग्मा कॉमा पाई बोथ बॉन्ड्स फॉर्म। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बन सकते हैं, बताया था अभी। तो इसका मतलब यहां पर हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वेकेंट, ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। यहां पर क्या होगा, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन बी इन्वॉल्व। केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ना खाली होंगे, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो एक हाफ फिल्ड जो होगा ना उसका दूसरे के साथ जुड़ेगा। फुलफिल्ड कहेगा भैया मेरे को बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, और वेकेंट क्या खा के बॉन्ड बनाएगा, बोलो। तो ये ही सही है, ये दोनों गलत है। आ गया समझ में? जबकि इसमें आपने देखा था लॉन पेयर वगैरह वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। आ रहा है सबको समझ में आ रहा है? और देखो डिफरेंस, हाइब्रिडाइजेशन में, एक मिनट सीरियल से, हाँ, बिफोर ओवरलैपिंग होगा इफ पॉसिबल, अगर ऐसा नहीं कि हर जगह होगा, इफ पॉसिबल देन बिफोर ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा ना कहीं पर, तो ओवरलैपिंग के पहले होता है। हमने डायग्राम्स में भी पढ़ा था, अनइक्वल से इक्वल एनर्जी वाला प्रोसेस था, और ये मतलब विद आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन और विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, ये या तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद होगा
या कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो। इट मींस ओवरलैपिंग कहीं पर हो रहा है, सुनना, ओवरलैपिंग कहीं पर हो रहा है तो इट मींस हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो इट मींस ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा। रिपीट करता हूं, अगर कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो इट मींस ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कहीं पर ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर कहीं पर ओवरलैपिंग हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन हो उससे पहले। विदाउट डायरेक्ट भी हाइब्रिडाइजेशन के बिना ओवरलैपिंग हो जाता, अभी समझाया था मैंने। नाइन्थ, अनइक्वल टू इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल ऑब्टेनिंग प्रोसेस है। अनइक्वल से इक्वल ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम होता है हमारे हाइब्रिडाइजेशन। जबकि ओवरलैपिंग क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है फॉर स्टेबिलिटी। क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। ये है, इसमें क्या होता है? शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा फिक्स होगी, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो ऐसा होता है। बस यहां पर शेप नॉट फिक्स, वेरी करती, अभी भी समझाया था मैंने आपको, आया ना। मैंने 10 और भी एक दो डिफरेंस है, मैंने 10 डिफरेंस आपको लिख दिए हैं। क्लियर? 10 का अपना बात था, एक दो और डिफरेंस है, बट मेन काम के स्टार्टिंग के 7-8 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये चलते रहते हैं। बताओ, वैसे आप में से किसी ने भी 6-7 से ज्यादा मुझे नहीं लगता लिखे होंगे। मार्किंग दो, अभी पोल खुल जाएगी, जल्दी बोलो, जल्दी से मार्क दो। आठ लिखे, क्या बात है, अरे बहुत होनहार बच्चा है ये तो। और बताओ, मैं बोर्ड रब करता हूं, जब तक कोई डाउट हो तो भी बोल देना। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग हो गया है, बट ओवरलैपिंग पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस मैं करा देता हूं आपको। ये लेसन और पीरियोडिक, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, ये दो लेसन है जो सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह से करना। मैं भी इनको आराम से टाइम दे रहा हूं बिकॉज 12th में भी बहुत काम आते हैं। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आपका काम बहुत अच्छी तरह से होगा। वेरी वेरी गुड। तीन इसके अलावा है, कौन कौन से बताओ, लिखो वही, मैं कौन से लिखे आपने, मे बी रॉन्ग हो सकता है, सही लिखे हो, क्योंकि एक दो है अभी भी इसके अलावा, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई दुनिया। बोल दो, डिस्कस कर देते हैं, जल्दी टाइप करो आप फटाफट। मयंक, पिक्चर बाकी है अभी मयंक के सिनेमा हॉल में, देखते हैं मयंक की कौन सी पिक्चर चालू होती है। ठीक है, जल्दी से टाइप करो भाई, बाकी लोग भी हालचाल बोलो, तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पुराने जो एपिसोड्स है उसमें जाके कमेंट कर दो। मयंक बाबू जब तक टाइप करते हैं सब लोग, चलो पुराने में जाके कमेंट करो, देखूंगा कमेंट, ठीक है ना। शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो। आज वाले में तो कमेंट आपकी मर्जी है, करो या ना करो, पुराने में जरूर कर देना। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत काम है अपने को, तो कमेंट भी होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। चलो अगला लिखो। ठीक है, तीसरा और लिख दो, फिर एक साथ खत्म कर देता हूं। देखो,
कमेंट भी देते रहना पीछे, मैं देखूंगा आज जाके बाद में कि मेरे कौन से एपिसोड में कमेंट लिखा है, कौन से में नहीं लिखा है, किसने आज ताजा कमेंट किस एपिसोड में आया है। हमारा आईटी डिपार्टमेंट देख रहा है, अभी थोड़ी देर में ही बता देगा सर इस बच्चे ने कमेंट लिखा, इसने नहीं लिखा। इतने सारे ट्रिक्स है, उनको तो कमेंट से भर दो। एपिसोड्स में भी कमेंट अगर अच्छा लगता तो लिखा करो दिल से। बाद में जब स्टेटस पे डालता हूं ना तो लोग तारीफ करते हैं, सर आपके बच्चे आपकी बहुत तारीफ करते हैं, तो खुशी होती है, इसलिए कहते हैं कमेंट लिखा करो। देखो मयंक बाबू बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, वो तो कॉमन है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दोनों में ही ऑर्बिटल बन रहे हैं, ऐसा नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, बल्कि उल्टा है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे, चारों बनते हैं, तो आपने उल्टा लिखा है बल्कि अगर। और ओवरलैपिंग में क्या हुआ, 2 से भले 1, तो वो पॉइंट अपन लिख चुके हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं। मयंक बाबू ने दूसरा लिखा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई बॉन्ड नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है, हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड नहीं बनता, जबकि उसमें बॉन्ड बनता है। वो पॉइंट भी 7वें 8वें नंबर पे लिखा था, ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन है, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी मिक्सिंग वाला है। तो एक्चुअली क्या है कि ये 2 पॉइंट्स को एक ही पॉइंट में हमने डाल दिया था। क्लियर हो गया? इनको हम डिस्कस तो कर चुके हैं पहले ही। एक पॉइंट एग्जाम्पल का दिया है, ये मजे लेता है बहुत। आकृति, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ टाइप्स, समझा नहीं? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए ओवरलैपिंग होता है, ये आइडिया नहीं लगा क्या कहना चाह रही है बच्ची। कोई बात नहीं, ठीक है, चालू करें हम आगे का एपिसोड। तो अब देखते हैं, आपसे पूछा जाए कब हाइब्रिडाइजेशन होगा, सॉरी कब ओवरलैपिंग होगा और कब नहीं होगा। इन विच केस ओवरलैपिंग पॉसिबल। मतलब आप इसको ऐसे लिख दो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, नेगेटिव कब होगी और जीरो ओवरलैपिंग कब होगी। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है तो ऐसा भी बन सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाइब्रिडाइजेशन इज स्ट्रॉन्गर देन ओवरलैपिंग नहीं है बेटा। देखो आकृति ने लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन इज स्ट्रॉन्गर देन ओवरलैपिंग, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अलग है, ओवरलैपिंग अलग है। मतलब जिन ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसके बाद उसमें ओवरलैपिंग तो होना ही होना है और वो मजबूत बॉन्ड बनाएंगे। तो वी कैन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मतलब जिन ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद उनकी बॉन्डिंग, मतलब उनमें ओवरलैपिंग ज्यादा पावरफुल होगी कंपेयर देन उन ऑर्बिटल्स जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। यह है इसका मीनिंग। क्लियर हो गया? सर आई एम स्टिल अहेड ऑफ योर शेड्यूल, आई एम स्टिल वॉचिंग योर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर। ठीक है ना? व्हाट टू डू नाउ सर? ठीक है, अभी आप अपना बेसिक्स देखते रहो भाई, ये लेसन तो बाइंड अप हो रहा है, तो अभी तो डाउट सेशन चल रहा है, तो आप बेटर है कि बॉन्डिंग को स्टार्टिंग से देखो और अगला लेसन जब चालू हो तो उसमें जीरो से ज्वाइन करना, खत्म हो जाएगा बाद में, टेंशन मत लो, बट जो भी लेसन करो वो पूरा करो। आकृति क्लियर आपको? और एक और डाउट लिखा हुआ बच्चे ने कि नो रोल ऑफ डी ऑर्बिटल इन ओवरलैपिंग। कैसे नहीं होता बेटा, डी ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग में होते हैं, बट हम लोग जनरली पढ़ते नहीं है उसको। क्लियर हो गया आपको? और कुछ? चलो, तो अब मैं आपको यहां बना रहा हूं, देखो कुछ डायग्राम बना के टाइम पास कर रहा हूं। इसमें आप बताओ अगर ये ऑर्बिटल है तो यहां पर क्या होगा। पहला, कौन सी ओवरलैपिंग होगी? ओवरलैपिंग, बताओ कैसी होगी? प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये ऑर्बिटल होता है ना, एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पर एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट पर, चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेट्स की बात है।
ये प्लस माइनस है, ये एस ऑर्बिटल ऐसे जोड़ दिया मैंने। प्लस माइनस अब हटा रहा हूं, कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको प्लस माइनस बना के दें, किसी भी टाइप से दे सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये मैंने 7 एग्जाम्पल दिए, इनके बेसिस पे आंसर दो। चलो दो आंसर फटाफट। हुआ आपका? बोलो, चेक करो, अब टाइम हो गया, हो जाना चाहिए, चेक कर लो। तो सीधा सा है, यहां पर अपोजिट है तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, अपोजिट रोटेशन हो रहा है तो भागेंगे दूर दूर। एमओटी में डायग्राम करवाया था, तो यहां जो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो ओवरलैपिंग होगी, एक होता ओवरलैपिंग हो ही ना, एक हो पॉजिटिव मतलब ढंग की, और एक होता नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो यहां कौन सी ओवरलैपिंग होगी, तो आंसर है यहां पर होगी नेगेटिव ओवरलैपिंग। यहां बोलो, तो यहां कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कोऑर्डिनेट से अलग अलग है तो यहां पर ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, जीरो ओवरलैपिंग। यहां पर भी कोऑर्डिनेट अलग अलग है तो यहां भी ओवरलैपिंग होगी नहीं, या कोऑर्डिनेट सेम है इसलिए नेगेटिव हुई है। यहां पर होगा पॉजिटिव, जो रियल ओवरलैपिंग है वो होगा। यहां पर ये कोऑर्डिनेट ऐसा है, एस ऑर्बिटल यहां जुड़ रहा है इस जगह, तो नोडल प्लेन होता है, तो नोडल प्लेन पे जोड़ने का फायदा नहीं है, यहां जुड़ता तो होता। तो या इस केस में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, अगर एस ऑर्बिटल ऐसे जुड़ता तब भी ओवरलैपिंग काउंट नहीं होती, क्योंकि यहां पर तो क्या है, ये एक्सिस अलग है, ये एक्सिस अलग है, नोडल प्लेन पर जुड़ रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो किस बात की ओवरलैपिंग, जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। यहां देखो आप, यहां वाले केस में क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट एक्स है तो ये वाई कोऑर्डिनेट पर जा रहा है तो गोलू, लेकिन हेड टू हेड तो जुड़ना था ना भाई, सारे गुना माफ थोड़ी है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। तो दोनों ही केस में ओवरलैपिंग नहीं होगा, मतलब जीरो ओवरलैपिंग कह लो, नहीं होने का मतलब जीरो। यहां पर भी एक एक्स है एक वाई है, भारत माता की जय कर दो, इसमें भी ये भी ऐसा ही है, ये तो नोडल प्लेन पे जुड़ रहा है तो इसमें भी जीरो ओवरलैपिंग हो गया। बोलो, कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे। कमेंट दो, 7 में से कितने सही हैं वो भी बताओ जल्दी से। 7 वाला रिपीट कर दो, कर देते हैं बेटा, है ना। देखो ये एक एक्स कोऑर्डिनेट पर है, एक वाई कोऑर्डिनेट पर है, तो मैंने क्या किया, एक्स वाले को ऐसे बना दिया, वाई वाले को बीच में डाल दिया, और ज्वाइंट कहां से किया है, नोडल प्लेन से किया है।
नोडल प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो सोचना ही पाप है। दूसरा कोऑर्डिनेट्स का चक्कर है, तो कोऑर्डिनेट्स के चक्कर में भी यहां सोचना बेकार है। दोनों ही केस आपके गड़बड़ घोटाला बता रहे हैं, तो इस केस में ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट दोबारा बता देता हूं। ये देखो यहां पर ये पॉजिटिव एक्सिस है और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां क्या होगा, जब डायग्राम बनाएंगे तो अपोजिट के कारण ऐसे भागेंगे। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, रिपल्शन आएगा। और ये एंटी बॉन्डिंग वाले जो एग्जाम्पल है उस तरह का केस हो गया, ऐसा डायग्राम बनेगा। मार्क्स भी दो जल्दी से। 5 राउट 2 रॉन्ग, वेरी गुड। मतलब जितने सही उतने दे दो। खत्म। ये ओवरलैपिंग का केस हो गया। अब देखते हैं हम लोग, मान लो इसी को ही चल रहे हैं, पूरी तरह हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग का एपिसोड है ये, जिसमें इसका डिस्कशन चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। क्लियर? उससे पहले मैं भी भूल गया क्या करवाया था आज आते ही। सबसे पहले हमने किया था बॉर्न हैवर साइकिल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा CH4, CH4 में हम लोग क्या करते हैं देखना, ये बात थी हमारी CH4 में। ठीक है, तो CH4 में जब ये बात चल रही थी हमारी, तो बच्चों क्या था कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, s। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया, sp3s सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, sp3s सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया? ओवरलैपिंग है। अगर मैं कहूं यहां पर कोई एग्जाम्पल होता, मान लो Cl(F3) ले लेता हूं। देखना Cl(F3) बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। Cl(F3) में पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। Cl(F3) ठीक है ना? बता देता हूं बेटा, कोलेटरल का भी समझा देता हूं। तो Cl(F3) में हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। तो इसका sp3d और ये है आपका p। ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3d, और ये कौन सा है, p। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा होगा, sp3d p ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इससे बन रहा है, पाई बॉन्ड अलग केस था। हाइब्रिडाइजेशन है तो पाई बॉन्ड की बात भी मत करना। समझ में आ रहा है आपको? तो इनमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है वो सबको क्लियर है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं 2-3 एग्जांपल। BF3 का आंसर दो, XCF2 का दो, SF6 का आंसर दो, और एक और एग्जांपल दे रहा हूं, PCl5 का दो। XCF6 ले लो यहां पर। चलो, इन 4 का आंसर आप खुद दो। रिपीट करता हूं मयंक, कोई बात नहीं। देखो बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम बचपन में ही निकाल चुके होते हैं, ये बात हम सीख चुके हैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये बात तो क्लियर है सबको? क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये किससे जुड़ रहा है, तो ये जुड़ रहा है वहां पर हाइड्रोजन से। जैसे इस एग्जाम्पल को और समझाता हूं। मान लो मैंने यहां पर ऐसा ले लिया, ये ले लिया, तो अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम देखो sp3s। इस बॉन्ड का नाम क्या है, सॉरी sp2 है, गलत हाइब्रिडाइजेशन लिख गया, sp2p। और इस बॉन्ड का नाम क्या है, एक बॉन्ड है, ये सिग्मा है, तो ये है sp2p। और ये पाई बॉन्ड है, तो ये है pp कोलेटरल। ये देखो, इस एग्जाम्पल को ढंग से देखो, बाकी सब मोह माया है। इस एक क्वेश्चन से आपका सब काम खत्म हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देख लो आप, बाकी सब सिंपल लॉलीपॉप लगेंगे आपको। थोड़ा गैप कम कर दूं तो आपको ज्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, साफ साफ दिखेगा।
केवल इसमें डाउट दिमाग लगाओ, बाकी और बाद में करेंगे। एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरा दे दिया। बोलो फटाफट दो, बाकी का क्वेश्चन आप ट्राई करो। मैं इधर का मिटा रहा हूं एक बार। इसमें कोई डाउट है? इसका रेस्पॉन्स दो, यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर। जल्दी बोलो तब आगे की बात करना। ये मैंने सिंपल दिए, एक दो और टेढ़े दे देता हूं एग्जाम्पल। चार हो गए ना? पांच, 1 2 3 4, चार, पांचवा। करते जाओ। दस क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस की तरह। हर एक पे निकालना, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग है सब बताना इस एग्जाम्पल में। ये लो 10 क्वेश्चन दिए मैंने, ट्राई करो। 4-5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। चलो हो गया भाई।
चलो देखते हैं अपन, एक एक एग्जाम्पल को समझो फटाफट, और इसके बाद एक डाउट जो बच्चे का था वो मेरे को कवर करना है, फिर क्लास खत्म आज की। अगली क्लास में हम लोग लेंगे रेजोनेंस, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और रेजोनेंस, ये बाकी है ना। एनसीईआरटी आप रीड कर लेना, पलट लेना, सब कुछ हो गया है। स्टार्टिंग में बहुत चिरकुट चीजें दे रखी है, एकदम बहुत 9th लेवल की। टॉपिक आप हेडिंग देखो, हेडिंग कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंदर की थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो इस लेसन की वो आप जानो, बट हाइब्रिडाइजेशन की जो टेबल्स है ना उनको देख लेना। मैं करवा तो चुका हूं बेस्ट पर थ्योरी में। मेन यहाँ पर एनसीईआरटी से आपको हेडिंग देखना है, सबका हेडिंग आपको मैंने यहाँ कवर किया कि नहीं किया, थ्योरी अंदर की देखो या ना देखो वो आप जानो। इंटेक्स क्वेश्चन अंदर बाहर की एक्सरसाइज बाइंड अप कर लेना, खा जाऊंगा नहीं तो कच्चा, ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी यहाँ पर अच्छा दे रखा है एनसीईआरटी में भी, हमने तो कहीं ज्यादा पढ़ा है, बट वही ऐसा है कि जिसको आप देखो, बाकी तो सब ठीक है। हमने उस वहां इतना सा है, हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो आप कहोगे सर छोड़ो, समझ में ही नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा वहां पर। क्लियर? 3 हो गए सर, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं BF3 में क्या है। तो ये है sp2, कोई भी बॉन्ड है, सब एक जैसे हैं, तो sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग। HCF6 में कैसा है? जहां अलग होगा ना वहीं लिखूंगा, जहां सब एक जैसा तो एक ही बार लिख के काम चला लूंगा। यहां है sp3d p ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं सब जगह, पाई बॉन्ड की बात भी मत करना, जहां पाई बॉन्ड ऑलरेडी होंगे वो टेंशन मत लेना, वहां उनके बीच में जहां सिग्मा बना है हाइब्रिडाइजेशन, पाई नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं वही बनाते हैं, ध्यान रखना। SF6, तो ये है आपका, सब जगह फ्लोरीन लगा लेना, sp3d2, sp3d2 है और इसका p ऑर्बिटल है, तो sp3d2 बॉन्डिंग। कोई डाउट है तो बोलो, काम खत्म। PCl5, PCl5 को मैं यहां बना देता हूं, PCl5, sp3d p ओवरलैपिंग, sp3d p ओवरलैपिंग, ये आपका केस हो गया। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अगला है CH3CN, तो एक मिनट, वहां के बाद इधर आ जाओ, HCO2F2, एक लॉन पेयर भी है अभी इसमें, H2SO4, करते जाओ, टाइम लगेगा पता है मेरे को भी, इतना जल्दी नहीं होगा, मैं स्ट्रक्चर बना के छोड़ रहा हूं। डबल बॉन्ड बनाओ या कोऑर्डिनेट, उससे कोई इशू नहीं है, वो रोटेट होते रहते हैं। ये सब बनाए हुए मैंने, बाकी के करो, एक बार टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो लेकिन। जैसे ये देखो, इसमें कौन सा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, पहले ये देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 4 5, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये हो गया sp3d p सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी sp3d p है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, क्लियर।
तो पाई बॉन्ड तो फिक्स एक ही कंसेप्ट से बनता है। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है? कर पाओगे सारे क्वेश्चंस के? डाउट है अभी भी? बोलो, जल्दी से बोल दो। क्लियर है सब? कर पाओगे? इस डाउट्स इसके लिए रेस्पॉन्स दो। अगर ये समझ में आ गया तो सारे कर लोगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब एक बच्चे ने कहा था कि ऐसा हमें करना है तो क्या होगा? याद है एमओटी में आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर मान लो एक प्लस और एक माइनस है, एक माइनस और एक प्लस है, तो यहां पर नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। क्लियर बेटा? एक ने कहा था, बाकी सब रेस्पॉन्स देखना। अगली क्लास में मेरे को इनके मार्क्स चेक कर लूंगा भले, नहीं तो सिंपल है, ये तो मैंने हाई लेवल की प्रैक्टिस दे दी कि भाई 5 मिनट बच रहे थे, तो अब मैं क्या टॉपिक चालू करूं? इस बेटर है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, चलो आज की सभा को हम समाप्त करने का टाइम आ गया है, तो अभी समाप्त कर रहे हैं। अगली सभा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप मेरे को रिपीट कर देना, मैं कई बार भूल जाता हूं। ठीक है ना, कि क्या बाकी था क्या? तो हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल 3 और रेजोनेंस। 4 टॉपिक छोटे छोटे हैं, रेजोनेंस के अलावा बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो अगली क्लास में हम लोग ये खत्म कर देंगे। और उससे अगले एपिसोड में आपको पहले बताया है, सैटरडे को ओपन डाउट सेशन चलेगा बॉन्डिंग का, पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद जब आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो मैं JEE नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपके लिए डाउट बनूंगा। क्लियर? मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। चलो बाय बाय।